जो पहला चरण है वो अब एकदम नज़दीक है और इस बीच में कई तरह की कवायदें सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। इसी सब चीज़ों को जानने के लिए क्या माहौल है, कैसा मामला चल रहा है और एन केन प्रकारेण कैसे सत्ता को बनाए रखा जाए, इस पे पूरी कोशिश हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, अभी दो तीन घटनाएं बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो जो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी, उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग होती है। दूसरा करीब करीब 70-72 मिनट का एक इंटरव्यू नुमा, जो एएनआई की पत्रकार हैं, जो इसकी मालकिन है, मैडम प्रकाश नाम है, उनका एक इंटरव्यू पूरे चैनलों पे चलाया जाता है और वो उस पर ये हो रहा है कि इतना अद्भुत इंटरव्यू आज तक किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन वो तमाम लोगों ने कहा कि स्क्रिप्टेड है। तो इस और प्रधानमंत्री का जी जी, हाँ, नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू है और तमाम चैनलों पे एक साथ वो चलाया गया और उसी के साथ साथ ट्रेंड कर रहा था कि स्क्रिप्टेड इंटरव्यू ट्विटर पे। तो ये पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है या दिख रहा है, वो क्या वाकई एडामेंट है कि किसी भी तरह से ये निकाल लेना है, मतलब रौंद देना है, कोई हमारे सामने खड़ा ना हो पाए। देखिए, केंद्र में और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में सहयोगियों के साथ है, लेकिन सहयोगी का नाम मात्र है। प्रमुख रूप से बीजेपी की ही सरकार है और बीजेपी इस देश की जो सूरत है उसको बदलना चाहती है और बदल के अपने अनुकूल करना चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी सत्ता को बनाए रखने की हर संभव कोशिश करेगी, हर संभव कोशिश करेगी। और इसमें मुझे लगता है कि इस कोशिश में लोकतंत्र की जो कुछ बुनियादी बातें हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि विपक्षी पार्टियों को एक समान अवसर देना, समान स्थितियां उनके सामने लेवल रहे, प्लेइंग जिसकी बात है। हाँ, जिसमें इलेक्शन की जो पूरी अवधारणा हमारे साथ, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमको तो चुनाव जीतना ही है, जीतना, ये हमारी अगर बुनियादी शर्त बन जाती है तो फिर तो आप सरकार को सरकार की तरह नहीं चलाते, सरकार को पार्टी की तरह चलाते। ये बड़ा मुश्किल होता है। अगर देख लीजिए किसी भी समय कि देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एज ए देश के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं या फिर बीजेपी के एक लीडर के तौर पे बोल रहे हैं, ये बड़ा फर्क करना कई बार मुश्किल, कई बार क्या अक्सर ये मुश्किल हो जाता है ये फर्क करना। लगता है कि हर बार, हर वक्त लगता है कि वो इलेक्शन के मोड में है। ये जो कि आमतौर पे लोग कहते रहे हैं, पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं, लगता नहीं कि पार्लियामेंट के मन से आप बोल रहे हैं। वो हमेशा लगता है चुनावी सभाओं में ही आप बोलते हैं। यानी कि जिस जो मान लीजिए कि जो पार्टी पूरे 5 साल तक चुनाव लड़ रही है, अब 5 साल तक चुनाव लड़ने वाली पार्टी कब चाहेगी कि वो चुनाव हार जाए? तो वो जाहिर है वो कोशिश कर रही है और हर स्तर पे कोशिश कर रही है। और शुक्र है कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, कोई पुलवामा नहीं हुआ अभी तक। तो ये अच्छी बात है कि एक कम से कम पुलवामा जैसे माहौल में तो उससे बचे हुए हैं। पुलवामा नहीं, पुलवामा जैसे माहौल में कम से कम चुनाव नहीं हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये थोड़ी सकूनदेह बात है और ये अच्छी बात है कि कम से कम जिस भी लेवल पे आप उतरे हो
वो उसमें चुनाव हो रहा है। नंबर एक बात तो ये है। नंबर दो बात ये है कि ये जो चुनाव उसमें खुद ही जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें जो अभी सर्वे आए हैं, जो जैसे CSDS की जो स्टडी आई है, उस स्टडी में ही है कि 2019 के चुनाव के पूर्व, यानी 2019 के चुनाव के मतदान से पहले जितने बड़े भाग में सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में बोलने वालों की तादाद थी, उसमें गिरावट आई। वो सर्वे बोल रहा है, मैं अपनी बात भी नहीं बोल रहा हूँ, वो सच्चाई है। और वो जो गिरावट है वो ज्यादा है, मतलब वो 1-2% का नहीं है, वो ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक सिम्टम है आपकी समझने के लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात कि जो लोग पहले पक्ष में बोलते थे उनमें से कितने लोग अब खामोश हो गए हैं, कितने लोग अब विरोध में बोलने लगे हैं, ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा अभी आपको देखने को मिल सकता है। तो तीन बात तो ये होगी। चौथी बात ये हुई कि 2019 के चुनाव में और अभी के चुनाव में फर्क ये भी है कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो यूनाइट हुई है और उनकी यूनिटी ही एक बहुत, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तालमेल होना, आप इसको समझते हैं कितनी बड़ी बात है। ये आप संभव नहीं था, दूसरे के विरोध से ही तो बड़े हाँ संभव नहीं था कि दिल्ली में आप 7 सीट में अलायंस हो, कभी सोचते ही नहीं थे लोग, क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की जो विरोधी पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी है। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव 4 और 3 सीट पर लड़ रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं लोग। तो आप ये सोचिए कि हर जगह लगभग विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो यूनाइट होके और इस चुनाव में मुकाबला कर रही हैं, लड़ रही हैं। और मुझे ये लगता है कि वो न केवल लड़ रही हैं, बल्कि जिस तरह की बातों को वो सामने ला रही हैं, अगर उससे तुलना करें तो सत्ताधारी खेमे के पास केवल एक जो कार्ड है वो बहुत ही एक तरह से आज भी वो सेंटर में बना है, वो है कम्युनलिज्म का कार्ड, सांप्रदायिकता का कार्ड। सांप्रदायिकता के ही इर्द गिर्द जितनी बातें हो रही हैं, वो UCC का हो, यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, CA का हो, यानी जितने भी तरह की, यहाँ तक कि 1 इलेक्शन और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही, ये तमाम जितनी बातें हैं वो एक तरह से जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिक जो दिमाग है, उसी के इर्द गिर्द ये चल रहा है। बुनावट वही है, बुनावट उसकी वही है। तो मैं ये समझता हूं कि 2024 का चुनाव सत्ताधारी पार्टी के लिए ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और कम से कम इतना बड़ा तो चैलेंज जरूर है कि वो अपनी 2019 को स्थिति को बरकरार रख पाएंगे, इसमें भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये तो खैर 370 पार का जो नारा है, वो तो 370 जो है वो देखिए, वो जो सीटों की संख्या नहीं है, वो 370 एक पूरी राजनीति का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इसी में नंबर है। संविधान बदलने की बात तो शायद इसी को लेके भी आ रही है। वही सब कुछ इसमें देखिए, 370 का अगर महत्व केवल सीटों की संख्या में समझ रहे हैं आप, तो ये सबसे बड़ी भूल करेंगे। 370 एक वो नंबर है जिस नंबर को वो ये मानते हैं कि 370 पार जो है वो मतदाताओं के स्तर पर एक ऐसा ध्रुवीकरण करे ताकि हमको भविष्य में जितने तरह के हम प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो हम कर लें। लेकिन एक चीज मैंने देखा कि खास करके चुनाव में अलग अलग प्रलोभन देती है सरकारें या जो भी सत्ताधारी पार्टियां होती हैं, विज्ञापन और उसके अलावा घोषणा पत्र। तो कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आया है न्याय पत्र के नाम से, और इनका शायद संकल्प पत्र, इनका शायद न्याय की गारंटी है या मोदी की गारंटी टाइप का कुछ है। वो बीजेपी की भी कुछ
सीधा सीधा नहीं है। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, कहीं ये तो नहीं है कि अब जनता से भरोसा उठने लगा है, इसलिए एजेंसियों का सहारा लेके पूरा कोशिश ये और एक इसके जरिए पूरा मैनेज करना, तो ये कहीं डर है या क्या मामला लग रहा है? देखिए, एक बात जानिए कि भारत के मतदाताओं में एक बात तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना, इनको देखिए 22 करोड़ लोगों का समर्थन पिछले चुनाव में मिला था। देश के 22 करोड़ लोगों का, 140 करोड़ का देश है, 22 करोड़ लोगों का समर्थन से बीजेपी को 303 सीटें आई। 22 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा हो। तो अब इनको क्या मैनेज करना है? इनको मैनेज करना है बस इतने ही चंद करोड़ लोगों को। इनको मैनेज करना है। इनको कोई भारी समर्थन मिल जाए ये नहीं है, ये मैनेजमेंट का मामला है जी। कि हमको मैनेज करना है। बस 22 करोड़ से 23 करोड़ 24 करोड़ लोगों का जो पक्ष है वो वोट के रूप में हमारे सामने आ, हमारे खाते में चला है जी। ये मैनेजमेंट करना है। इस मैनेजमेंट को करने में और ये देश की अभी जो स्थिति है उसमें एजेंसियां, मीडिया, न्यायपालिका, पैसा, कॉरपोरेट, प्रलोभन, ये तमाम तरह के जितने भी रास्ते हो सकते हैं। धार्मिक आदमी को क्या चाहिए? धार्मिकता चाहिए, तो आपको उसको मैनेज करना है। बहुत सारे लोगों को जो बहुत ही भूखे प्यासे हैं, इतने तोड़े जा चुके हैं कि उनको खाना चाहिए। तो यानी कि कुल मिला के ये मेरा कहने का मतलब है कि हमको 22-23 करोड़ लोगों, 24 करोड़ लोगों को का मैनेज करना है, मैनेजमेंट करना है। और ये मैनेजमेंट के लिए हमको ये लोकतंत्र की जो बुनियादी बातें हैं उसकी बजाय हम एजेंसियों और तमाम तरह के जो रास्ते हो सकते हैं उन रास्तों से हम मैनेज कर सकते हैं। तो वो मैनेज करने की कोशिश हो रही है और होती इसके है। पहले भी सत्ताधारी पार्टी करती है। सत्ताधारी पार्टियां या बहुत सारे डिक्टेटर जो होते हैं वो इसी पे ज्यादा फोकस कर देते हाँ, हैं। तो डिक्टेटर का मतलब ही होता है कि उनको जनता मजबूत हो, नागरिक अधिकार मजबूत हो। ये कोई भी डिक्टेटर नहीं चाहता है। जी जी। वो कहता है सरकार मजबूत हो। सरकार का मतलब मजबूत क्या हो? नागरिक मजबूत हो नहीं, सरकार मजबूत हो। वो खुद चाहता है कि हमको मजबूत हो जाए, जी जी, हम जो चाहे फैसले कर लें। और वो यहाँ तक फैसले करने की अगर आपको मारने का भी अधिकार हमको लेना है तो हम आप वो अधिकार आपसे ले दें। आप कह दें कि हाँ मुझे मारने का अधिकार नहीं। जी जी। तो ये अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला है, एक तो इस पे क्या कुछ घिरती हुई सरकार ये जो भी बैक फुट पे आई है, क्योंकि बार बार ये सफाई दे रहे हैं कि हमने नहीं लाया होता तो शायद ये भी नहीं पता लगता। तो ये जो पूरा एक मतलब नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड तो देखिए एक तरह से भारतीय जो लोकतंत्र है और खासतौर से जो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जिस तरह के तथ्य आए हैं वो तो मुझे लगता है कि वो शर्मनाक है। और जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया भर में हम फक्र करें अपने लोकतंत्र पर, हम अपने लोकतंत्र पर तो फक्र कर सकते हैं, लेकिन हम जो सरकार चलाने वाली जो पार्टी है हम उसके तौर तरीकों पर तो फक्र नहीं कर सकते। जी जी। वो तो हमें एक तरह से एक शर्मनाक स्थिति में लाके खड़ा करती है। और हम जिस फक्र के साथ अपने लोकतंत्र, अपने देश को याद करते हैं और दोहराते हैं, मुझे लगता है कि उसमें इस पार्टी की प्रैक्टिस ने हिचक पैदा किया है, एक झेप सा पैदा किया है और ये बहुत ही दुखद है। एक लास्ट सवाल, क्योंकि इलेक्शन है तो इलेक्शन कमीशन उसके गठन की प्रक्रिया में ही बहुत सारी दिक्कतें हैं। दूसरा है कि ईवीएम को लेकर लगातार लोगों में विक्षोभ है और उस पर शायद आज सुप्रीम कोर्ट में बहस भी चल रही थी कि कम से कम
फिजिकली हमें कोई ऐसी चीज़ दीजिए जिससे हम ये मान लें कि हाँ जी हमने फलाने को वोट दिया है, जैसे जिसको भी वोट दिया। वीवीपैट की बात हो रही है कि उसको हाथ में पकड़ाइए, हम डिब्बा में डालेंगे। तो इससे क्या कुछ जिसको ये मैनेज कर रहे थे, जिस मशीनरी को मैनेज कर रहे थे, इससे थोड़ा सा पीछे हटेगा मामला इनका। नहीं, देखिए, अगर ईवीएम ईवीएम तो पूरी दुनिया भर में बहस इस पे हो चुकी है। पूरी दुनिया में कई जगहों पर ईवीएम को खारिज किया जा चुका है और यहाँ भी खारिज किया जाना चाहिए। इस बात की वकालत, न इस बात की वकालत बल्कि मांग पिछले कई वर्षों से चल रही है। आप ये मान के चलिए कि ये जो ईवीएम कितनी अच्छी है बुरी है इसके मेरिट पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसने अपना भरोसा खो दिया है। इसने अपना भरोसा खो दिया है और जिस लोकतंत्र में लोगों का भरोसा जिस किसी चीज पर, जिस किसी चीज पर से उठ जाता है, मुझे लगता है कि उसको बनाए रखना ये लोकतंत्र का अपमान होता है। यानी कि आप लोकतंत्र से कहीं दूसरे रास्ते जा रहे हैं, ये इसका एक संकेत होता है। लोगों की मांग है ईवीएम, आप ईवीएम रखिए। अगर आप कह रहे हैं कि ईवीएम रखते हैं, रखिए, लेकिन आप ईवीएम जो काम जिस तरीके से कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है? अगर इसकी पड़ताल करने का एक विश्वसनीय मैकेनिज्म, भरोसेमंद, जो उसके प्रति भरोसे को फिर से बना सके, वैसा मैकेनिज्म, यदि वैसा कोई ढांचा, वैसा कोई तरीका आप बना सकते हो तो आपको बनाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में यही लोगों ने दलील दी है और बात हो रही है। 9 सदस्यों की बेंच बैठी है, सुन रही है। फैसला क्या आएगा मुझे नहीं मालूम। नहीं, अभी तो इसमें वीवीपैट को लेके लेकिन वीवीपैट को मतलब कि पर्ची जो आती है ईवीएम के साथ, उस पर्ची को काउंट करने की बात, काउंट करने अभी कह रहा है कि एक पार्लियामेंट में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एक रैंडम, यानी कि जहां कहीं से भी 5 सेंटर्स के आपने उठा लिए और उसको काउंट कर लिए। इससे बात नहीं बनती है, इससे बात नहीं बनती है। लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, फुल 100% उसकी गिनती है और जब उसकी गिनती की बात हो रही है तो मान लेना चाहिए। ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा। लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। न केवल लोकतंत्र मजबूत होगा, बल्कि जो नागरिकों की अपनी जो ताकत है, अधिकार है कि हाँ वो अपने वोट का अधिकार जो उनको मिला है उसका जो वो पालन कर रहे हैं, उसकी वो ताकत है कि वो सरकार बना सकते हैं, सरकार हटा सकते हैं। कम से कम वो जो अधिकार है वो उसके प्रति भरोसा बना रहे। जी, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने बड़ी बेबाकी से तमाम जो खास करके इलेक्शन को लेके जो बातें हैं उस पर आपने बात रखी है। तो यही हम ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।